इनकी सोसाइटी जो बनी हुई है उसके अलावा फिल्टर में एक ऐसा ग्रीन सिटी आपने सुनी होगी, देखी होगी, वो बनी है। इन पर बकायदा तौर पर एक टाइम पे सिंध गवर्नमेंट का जो है ना बोर्ड लगाया गया था। काफी ऐसी सोसाइटीज हैं हमारे आसपास में जिनको पहले प्राइवेट लोगों से ये बोलकर लिया गया था कि ये गवर्नमेंट की जगह है, लेकिन अब उन्हीं सोसाइटीज पर जो है प्लॉटिंग्स हो रही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या अपना मौक़िफ़ देंगे? मैं समझा नहीं, प्लीज रिपीट करें। असिस्टेंट कमिश्नर नबी सोलंकी जो है ना एमपी आजिल इस्म जरदारी का रखा गया एक टीवी है जिसका रिमोट कंट्रोल आजिल इस्म जरदारी का है। मान ले अभी इसी ऑफिस के बाहर एमपी आजिल इस्म जरदारी खड़े हैं और वो नो पार्किंग करें, तो आप उस पर एक्शन लेंगे? अगर कोई एमपी एमएलए या कोई बासर शख्स किसी भी रोंग पार्किंग पे नो पार्किंग पे गाड़ी खड़ी करता है तो आप उसके लिए भी यही एक्शन लेंगे? एक मरतबा मुझे एक तहसील पे अटैक हुआ था, मुझ पे बिल्कुल मेरे ऊपर अटैक हुआ था, फिजिकल अटैक हुआ था। अच्छा। मगर मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हुसैन अली लशारी और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम हक से हक विद हुसैन। जैसा कि नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट है वो सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं बल्कि अवाम और एक हुक्मरानी जो इदारे हैं, हमारे गवर्नमेंट के इदारे, उनके बीच में एक ब्रिज है। यहाँ हम वो सवाल करेंगे जो खास तौर पर मीरपुर साकरों की आवाम करना चाहती है। जैसे ठट्टा की आवाम ये सवालात करना चाहती है लेकिन डर की वजह से वो सवालात नहीं कर पाते। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के नौजवान और डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के उमाम, उनसे बहुत से सवाल करना चाहते हैं, बहुत सी बातें पूछना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना वो कहीं चुप रह जाते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर साकरो नबी सोलंकी साहब। तो आए आज उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, कहाँ से उन्होंने अपनी स्टार्ट की जर्नी, और हमारे जो पॉडकास्ट के अंदर जो टॉपिक्स कवर होंगे उसमें इंक्रोचमेंट के मामला, ट्रैफिक के मामला और बहुत से ऐसे मामला हैं जो जैसे कब्जा वगैरह के, हमारे आसपास की सोसाइटीज में कब्जा वगैरह हो रहे हैं, वो मामला, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना इस पॉडकास्ट में कवर होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम खुशामदीद कहते हैं नबी सोलंकी साहब को। थैंक यू, आपको बहुत बहुत वेलकम हमारे इस चैनल में, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी आपकी। सर अगर आपकी इजाजत हो हम सवालों की तरफ बढ़ते। जी 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 बिल्कुल। सर सबसे पहले ना आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आप अपनी स्टार्टिंग जर्नी के बारे में बताएं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है ना एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मैं एक छोटा सा गांव है तहसील सेवन शरीफ में बम्बा, वहाँ पे पैदा हुआ था और मेरी प्राइमरी एजुकेशन भी उसी गांव में हुई थी। उसके बाद मैंने मेट्रिकुलेशन की हुई है गवर्नमेंट हाई स्कूल टल्टी से और इंटरमीडिएट किया हुआ है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बानसेदाबाद से। उसके बाद मैं सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ जहाँ से मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की हुई है ना। तो उसके बाद यह था कि मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनूं, असिस्टेंट कमिश्नर बनना मेरा ख्वाब था। तो फौरन जैसे ही मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की थी, मुझे याद है दिसंबर 2006 के बाद मैं लाहौर चला गया था। लाहौर में एक जगह है पटियाला हाउस उसके साथ बिल्कुल एक रोड के साथ है जिना लाइब्रेरी और दारुल सलाम लाइब्रेरी। वहाँ पे मैं CSS और PCS की तैयारी करता था और 3 टीचर्स थे जहाँ पे मैं उनके घर जाता था ऐसे, और जो मेरे कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे। 2 उन टीचर्स में से वफात पा गए हैं, अल्लाह से उनको जन्नत नसीब करे। बड़े नाम है सर मंजूर मिर्जा और सर रजी आबदी, जिन्होंने मुझे ऐसे और कंपोजिशन में टेक्निकली बड़ा गाइड किया, क्योंकि मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ था। तो इंग्लिश तो मेरी वैसे ही अच्छी थी मगर वो लिटरेचर की टच थी। तो उन्होंने गाइड किया कि भाई जो ऐसे कंपोजिशन है वो आप जब लिखते हैं तो ऐसी लिखे हैं कि जैसे बाप अपने बेटे को समझाए। तो अगर आप लिटरेचर वाली लैंग्वेज लिखेंगे तो वो एक फिलोसोफर की लैंग्वेज होती है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बंदे चाहिए वो ऐसे चाहिए जो आम बंदों को समझा सकें, उनसे डील कर सकें, उनसे बात कर सकें। और ऐसे कैसे लिखना है वो सर रजी आबदी ने मुझे सिखाया था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 साल वहाँ पे गुजारे थे लाहौर में। CSS के अटेम्प्ट दिए, लास्ट मेरा अटेम्प्ट जो ना CSS में एग्रीगेट हुआ था 595। मैं इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं था। बहरहाल ये एक लंबी स्ट्रगल थी। मैं PCS के लिए कंबाइंड कंप्यूटर एग्जाम के यहाँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भी एग्जाम देता रहा था। तो मैं यहाँ से मुख्तियारकार बन गया था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब बड़ा खुश था कि भाई मैं मुख्तियारकार बन गया, क्योंकि मेरा नेक्स्ट प्रमोशन था वो असिस्टेंट कमिश्नर का था। इसमें मैं समझता हूँ कि अल्लाह की एक जो ना वो
कोई उसका प्लान था। अगर मैं CSS पास भी कर लेता, अगर मेरी रेलवे में या पोस्टल में एलोकेशन हो जाती, अगर मेरी चॉइस की मुझे वो जो असिस्टेंट कमिश्नर है, अगर वहां पे मैं एलोकेट ना होता तो शायद मुझे हमेशा पूरी जिंदगी वो जो ना वो चीज रहती। मगर चाहे CSS हो या PCS हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही जगह पे आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन गया। तो ये एक जो ना वो मेरी कैरियर एजुकेशन और कैरियर की एक जर्नी थी। और अभी मैं 15 साल से सिंध गवर्नमेंट में सर्व कर रहा हूँ। 13.5 साल तकरीबन मैंने एज अ मुख्तियारकार सर्व किया है। और अभी मैं 2023 के बाद एज असिस्टेंट कमिश्नर सर्व कर रहा हूँ। उसमें यह है कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर घोड़ाबारी रहा हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर खिपरो रहा हूँ, ये असिस्टेंट कमिश्नर अभी मीरपुर शाकरो की मेरी 3rd पोस्टिंग है एज असिस्टेंट कमिश्नर। उसके अलावा मैं असिस्टेंट मुख्तियार कर रहा हूँ, तकरीबन 15-16 तहसीलों में मैंने काम किया है। तकरीबन पूरी शायद कम से कम हाफ सिंध होगी जो तहलकाज है हमारे, वहां पे मैंने सर्व किया है। पहली मेरी पोस्टिंग हुई थी डोकरी में। अच्छा। और मतलब उसके बाद बाकरानी तहसील है लाकाना की, वहां पे हुई है। मेहड़ में, लतीफाबाद, बदीन, टंडो बागो, छाछरो, मिट्टी, उमरकोट, ड्रगड़ी हो गया और सिंजोरो हो गया, टंडो आदम हो गया। तो शायद अभी मैं 1-2 भूल रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छी तरह जो ना वो अपनी सलाहियतों के हिसाब से हमेशा अपने काम को इबादत समझ के जो ना वो काम किया एज अ मुख्तियारकार और अभी एज अ असिस्टेंट कमिश्नर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा व्यूअर्स, ना हर किसी की लाइफ में एक स्ट्रगल होती है, हर सक्सेसफुल बंदे के पीछे जो है ना एक स्ट्रगल होता है। जिस तरह से नबी बख्श सोलंकी साहब ने अपने स्ट्रगल लाइफ बताई कि किस तरीके से उन्होंने जो है ना अपना टेस्ट वगैरह क्लियर किया और उसके बाद किस तरीके से वो मुख्तियार कर लगे अपनी पूरी स्ट्रगल लाइफ। तो खैर नबी बख्श सोलंकी साहब, आपकी जिंदगी के अंदर एक मुख्तसर सा मुझे बताएं जरा कि असिस्टेंट कमिश्नर बनने का ख्याल किस दिन आया था? असल में मैं जब छोटा था तो जब इलेक्शंस होती थी तो मैं अफसर्स को देखता था ना। वो हमारे इलेक्शन में जो इलेक्शन जब होती हैं तो अफसर्स तकरीबन पोलिंग स्टेशन पे आते हैं। तो वहाँ पे फौजी अफसर भी आ रहे होते हैं और हमारे रेवेन्यू के एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर भी आ रहे हैं। तो तभी मुझे लग रहा था कि आई हैव टू ज्वाइन एग्जीक्यूटिव पोस्ट एंड आई हैव टू सर्व इन इधर इन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इन गवर्नमेंट ऑफ सिंध एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो तभी से मुझे ख्याल आया कि मैं जो ना असिस्टेंट कमिश्नर बनूंगा। मगर वो एक बड़ा एक चैलेंज था, एक ख्वाब था। जो मेरे गांव के लोग थे वो दे यूज्ड टू कंसीडर मी एज अ मेट। वो समझते कि ये पागल है, ये गांव का बच्चा और ये क्या सोच रहा है। तो जो मेरी जर्नी थी दैट वाज क्वाइट साइलेंट। ये तकरीबन जो मतलब 16 साल की एजुकेशन और उसके बाद 2 साल लाहौर में रहना। तो मतलब मैं किसी को बताता, मतलब एक जगह ना एक अंग्रेजी में कहावत है, इम्पॉसिबल इज ऑफन अनट्राइड। जो जब फॉर एग्जांपल अभी हम सोचेंगे हम जहाज क्या उड़ सकता है, तो देखें वो जहाज बन गया ना। तो मेरा ख्वाब जो था ना वो बड़ा ही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई सरप्राइज्ड एवरीवन व्हेन आई क्वालिफाइड एंड एलोकेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ मुख्तियारकार। आज वो लोग क्या कहते हैं? काफी आपको पता है कुछ लोग होते हैं जिनको जो जेलियस होते हैं ना, बिल्कुल, वो तो वही कहते हैं कि भाई हमें पता था कि आप कुछ ना कुछ बन जाओगे। और काफी मेरे जो अबू थे या मेरे भाई थे, जब मैं लाहौर में पढ़ रहा था तो 2007 की ये बात है, वो मुझे 25 से 30 हजार रुपए देते थे जो कि मैं अफोर्ड कर रहा होता था ना। लाहौर में रहना उस टाइम 2007 और 8 में कोई आसान बात नहीं थी। हॉस्टल में रहना, होटलों का खाना और टीचर्स जो थे उनकी 7-7 8 हजार रुपए फीस थी। तो 16 साल एजुकेशन के बाद भी मैं कंप्यूटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था और मेरे वालिदैन, मेरे बड़े भाई या बाप वो मुझे अफोर्ड कर रहे थे कि भाई तुम पढ़ो। और मुझे अच्छी बात उनकी ये जो ना वो ये लगती थी, जब मैं फेल होता था तो वो कहते थे कि कोई मसला नहीं, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। They never criticize me. However, society या फ्रेंड्स या लोग जो जेलियस होते हैं ना वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं। जब क्रिटिसाइज करते हैं ना किसी स्टूडेंट को या कैंडिडेट को, तो वो बड़ा प्रेशर फील कर रहा होता है कि यार अभी मैं नहीं बनूंगा तो आगे क्या होगा, अभी नहीं बनूंगा तो आगे क्या होगा। तो मुझे एक जो ब्लेसिंग्स थी अल्लाह की ये थी कि ये मेरे वालिदैन, मेरे भाई बहन, वो मुझे अगर मैं फेल होता था फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में मैं नहीं हुआ था, वो जो ना वो एग्रीगेट हुआ था, तो मैं फिर मुख्तियारकार हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह
उनका ये कॉन्फिडेंस, उनकी सपोर्ट, कंटिन्यूअस सपोर्ट, फाइनेंशियल कंटिन्यूअस सपोर्ट, माशाल्लाह। जिसकी वजह से जो ना मुझे प्रेशर फील नहीं हो रहा था उस टाइम। Good. क्योंकि जब वालिदैन एक बच्चे को कहते हैं कि भाई फेल हो गया, ये कुछ नहीं करेगा, फेल हो गया, ये कुछ नहीं करेगा, तो वहीं पे इशू आता है। देन बच्चे जो ना वो प्रेशर भी फील करते हैं और काफी तो डिसअपॉइंट होके पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो वो एंजाइटी, डिप्रेशन उस चीज में चले जाते हैं। मगर मैं ये कहता हूँ, एक वालिदैन के लिए पैगाम भी है कि बच्चे आपकी जो भी चॉइस हैं उनकी, चाहे वो CSS करें, PCS या डॉक्टर या इंजीनियर बने, या कोई अगर मीडिया में जाना चाहता है तो उसको सपोर्ट करें, बिल्कुल। बजाय उसके कि आप उसको तनकीद करें, उसको तजुर्बा करने दे, वो खुद ही अपना रास्ता बना लेगा। ऐसे। तो मैं अपने जो ना वालिदैन का, भाइयों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे, इवन उनको दोस्त कहते थे कि भाई ये लाहौर में रहता है, ये मतलब कि कोई अयाशी ना कर ले, कोई मतलब किसी खुदा ना खास किसी गलत चीजों में ना, मतलब इवन द फ्रेंड्स ऑफ माय फ्रेंड्स दे tried to exploit them. They tried to depict the negative picture about me, that he would be doing some immoral things at Lahore, so do not pay him too much money. But their trust and confidence helped me a lot. So I'm before you today. I'm serving as assistant commissioner, and my parents are feeling quite happy, and it's a great honor, dignity, and respect for my family. माशाल्लाह। अच्छा, कभी कोई जिंदगी के अंदर ऐसा मोमेंट आया जब आप ये स्ट्रगल लाइफ में थे और आपको लगा हो कि यार अब मुझसे नहीं हो सकता? असल में ऐसा है कि आपको पता है कि जिंदगी चैलेंजेस से भरी होती है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। मगर जिस तरह मुश्किलात बढ़ती जाती है ना बंदे की, तो कामयाबी वहीं पे करीब होती है। तो मुझे लग रहा था कि मैं आई एम नियर टू सक्सेस। और जो ना कि मैंने सिंधी लिटरेचर पढ़ा हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ है कि स्ट्रगल की क्या अहमियत है, तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, शेख फयाज, उस्ताद बुखारी, और जो इंग्लिश लिटरेचर है ना, उसने मुझे बड़ा गाइड किया है। एक उस्ताद बुखारी का सिंधी में 2-3 लाइनें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सोन बाजार मां गिनी वठ बोआ, फेज मुर्शिद खां पिनी वठ बोआ, जो समझो अवां जो हक आहे, हक मुर्सी सां छीनी वठ बोआ। And Holy Quran also guides that Allah helps those who help themselves. Man is architect of his own fate. तो हमेशा मैं ये बिलीव करता था कि I will make my own fate. I have to be assistant commissioner. तो एक पेरेंट्स की सपोर्ट और अल्लाह की जो ना वो एक मतलब ये कहें कि उसने अच्छा ही मतलब प्लान किया हुआ था। थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि 2006 के बाद 2011 में मैंने क्वालिफाई किया था मुख्तियार कार के लिए, तो तकरीबन मास्टर्स करने के बाद भी 4-4.5 साल मुझे लगे एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट हासिल करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अच्छी रही मेरे लिए, क्योंकि मेरे सीनियर्स जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे या मेरे क्लास फेलोज जो उन्होंने जैसे ही मास्टर्स किया था तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चले गए थे वहाँ पे टीचिंग करने के लिए। उनको 5-6 हज़ार उस टाइम मिल रहे थे और मैं उस टाइम 25 से 30 हज़ार रुपए खर्च कर रहा था। तो वो आज भी टीचर हैं। तो जो इमीडिएट मतलब ख्वाहिशों के पीछे चलता है कि बस मुझे जो भी हो बस जॉब मिल जाए, पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि बस जॉब मिल जाए, तो ऐसी वैसी तो जॉब वैसे ही मिल जाती है। और मेरा जो जिंदगी का मकसद है, तो भाई यहाँ पे जो अल्लाह ने कायनात ये खलकी हुई है, इसमें जो ना वो हर जानवर, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, या हर इंसान, मैं समझता हूँ जो रेड़े वाला फ्रूट बेच रहा है वो भी अपनी जिंदगी में खुश है, जो रिक्शा चला रहा है वो भी खुश है, जो बिजनेसमैन है वो भी खुश है। मगर मैं ये चाह रहा था कि ऐसी फील्ड चूज कर लूं जहाँ पे जो ना एक नाम हो, जहाँ पे एक जो ना लोग इज्जत दें, प्यार दें, मोहब्बत दें। बाकी ये है कि 5% ऐसे लोग होते हैं जो इलीगल एक्टिविटीज की वजह से जो मेरा प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, मेरी काम की जो एग्जीक्यूशन बर्दाश्त करते हैं ना, फिर वो मुझे जरूर गालियां देते हैं। बाकी 90% लोग, मैं तकरीबन पूरी सिंध में रहा हूँ, आज तक जो ना वो मेरे अपने पर्सनल प्रोफाइल होती है फेसबुक पे, जब भी मैं पोस्ट करता हूँ तो मुझे बहुत याद करते हैं। अब मैं आपको क्या क्या अपनी चीजें बताऊं। मैं बदीन में मुख्तियार कार था, तो वहां पे मैंने एक खोसा विलेज था, वहां पे मैंने एक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की थी। और ये 2020-21 की बात है कि मैं खुद जो ना एक एजुकेशनिस्ट भी हूँ। अच्छा।
कि मेरा मकसद ये होता है, मैं अभी भी जिस तहसील में जाता हूँ स्कूल में, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने लगता हूँ ना, वो चाक लेके बोर्ड पे, भाई व्हाट्स एडजेक्टिव, टेल मी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, व्हाट इज प्रीपोजिशन, तो उनसे पूछता हूँ व्हाट्स नाउन, टेल मी काइंड्स ऑफ नाउन। तो वो अगर वो नहीं भी बताते फिर मैं उनको लिख के बताता हूँ कि भाई अंग्रेजी इस तरह पढ़नी है, या ये मतलब या एवरीडे साइंस हो गई, या पाकिस्तान स्टडी हो गई। और उनको मैं जो ना इंस्पायर करता हूँ कि भाई आप जो ना वो ये छोटी पोस्ट के लिए ना सोचें कि मैं जो ना वो पटे वाला बनूंगा, क्लार्क बनूंगा। आप क्यों नहीं सोचते कि आपका बेटा असिस्टेंट कमिश्नर बने, डिप्टी कमिश्नर बने, एसएसपी बने, कल वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ सिंध हो, कल वो आईजी सिंध हो, अच्छा वो आर्मी भी ज्वाइन कर लें, कल वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, या पाकिस्तान का नाम रोशन करें, यूएनओ में काम करें, इंटरनेशनल जो एनजीओज हैं या इंटरनेशनल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे काम करें, और पाकिस्तान को वो एज एम्बेसडर पॉजिटिव वे में जो ना वो पेश करें। तो मेरी वो भी कोशिश होती है कि बच्चों को जाके वहां पे पढ़ाना और उनको इंस्पायर करूं कि वो भाई कुछ लोग कहते हैं कि मेरिट नहीं है पाकिस्तान में, मैं कहता हूं दिस इज अ मिथ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्रीम चाहिए पाकिस्तान चलाने के लिए ना, तो पहले बंदा खुद को देखे कि भाई मैं मेरी पोजीशन क्या है। मैं जब लाहौर गया था तो सिर्फ इसलिए गया था कि मैं देखूं कि लाहौर के बच्चे सीएसएस की तैयारी कैसे कर रहे हैं, और मैं अपनी लेवल को चेक कर रहा था कि मेरा कद कहाँ पे है और मुझे कितनी इंप्रूवमेंट लानी है सीएसएस और पीसीएस को एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इसलिए वो जर्नी जो ना बड़ी हेल्पफुल रही। नाइस, माशाल्लाह। अच्छा व्यूअर्स, आप लोगों ने काफ़ी बातें सुनी है साहब की, और मैं भी इसमें से कुछ यूथ जो है जो वाकई कुछ स्ट्रगल करना चाहते, कुछ करना चाहते हैं, उन लोग वो लोग इंस्पायर भी हुए होंगे इस चीज़ से, क्योंकि है ना जिंदगी में असद करने वाले लोग भी आते हैं, आपको रोकने वाले लोग भी आते हैं, लेकिन असल सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो उन्हें सुने बगैर जो है ना सीधा आगे अपनी जो है ना जर्नी की तरफ बढ़े और अपने स्ट्रगल को मतलब अपनी सक्सेस लाइफ को हासिल करे। तो यही चीजें। खैर अब हम आते हैं मुख्तसर से सवालों की तरफ। सर अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैं आपसे करूंगा, लेकिन उनके आपने मुख्तसर से जवाब दें ताकि जो आपको पब्लिक देख रही है वो उस चीज को अच्छे से समझ सके। सर असिस्टेंट कमिश्नर की जो है क्या जिम्मेदारी है? असिस्टेंट कमिश्नर्स की जो ना वो बहुत सी जिम्मेदारी होती है, मल्टीपल टास्क होते हैं। एक जो हमारी प्राइमरी जो है जिम्मेदारी वो तो है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम लोगों की जो ना लोगों का रिकॉर्ड ऑफ राइट्स वो अपने पास महफूज रखते हैं। उनके जो रिकॉर्ड का जो ना मतलब रिकॉर्ड है हम अपने पास महफूज रखते हैं। पहली तो ये है हमारी ना जिम्मेदारी। उसके बाद आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब असिस्टेंट कमिश्नर पूरे तहसील का हेड होता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट हो गए जिसमें लोकल गवर्नमेंट है, पुलिस है, पब्लिक हेल्थ है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, या हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया। तो हम हर चीज में जो डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा या वीक है, असिस्टेंट कमिश्नर उसको जाके साथ खड़ा हो जाता है और गवर्नमेंट उसके उस इदारे को कामयाब करता है। जैसे पोलियो है, पोलियो हमारा असिस्टेंट कमिश्नर का प्राइमरी काम नहीं है, मगर हेल्थ डिपार्टमेंट के वो जो ना उस टाइम हमारे सारे तपेदार होते हैं या हमारी पूरी रेवेन्यू की टीम उनके साथ खड़ी होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर रेन इमरजेंसी हो जाती है या इरिगेशन का कोई इशू हो जाता है तो हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर का काम मॉनिटरिंग है, सपोर्ट करना है अदर गवर्नमेंट इदारों को अपने काम के साथ साथ। अच्छा, अवाम अक्सर कहती है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अक्सर सिर्फ ऑपरेशन करती है, अवाम को सुनती कम है, तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। आप शायद 2-3 दिन से मुझे देख रहे हैं कि मैं इधर ऑफिस में भी बैठता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। तकरीबन 9 बजे 10 बजे मैं इधर ऑफिस में आ जाता हूँ, 5 बजे तक बैठा होता हूँ, 2-3 घंटे 4 घंटे फील्ड में होता हूँ। अभी तो स्कूल की छुट्टियां हैं, वरना जब स्कूल खुले होते हैं तो मैं 2-3 स्कूल डेली बेसिस पे विजिट करता हूँ। इसका विजिट करने का मकसद ये होता है कि भाई हमारे जाने से जो गोस्ट टीचर्स हैं वो आ जाते हैं, और उसके अलावा एक हॉस्पिटल भी विजिट कर लेता हूँ रोजाना की बुनियाद पे। वहां पे मैं जस्ट जाके खड़ा होता हूँ, डॉक्टर्स को प्रेशर नहीं देता, मगर मेरा वहां पे खड़ा होना ये होता है कि जो गरीब बंदे बैठे होते हैं ना उनको कुछ ना कुछ मेडिसिन मिल जाती है, डॉक्टर्स उनको अच्छी तरह ट्रीट करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, जब भी लोग आते हैं मेरे ख्याल में आप मेरे लिए पूछ लें, यहाँ पे लोगों को सिर्फ मेरे लिए एक ही ग्रीवेंसेस है, वो है एनक्रोचमेंट के। अदरवाइज आपको कोई भी मेरे लिए आपको कुछ नहीं कहेगा।
तो ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल उनसे कोऑपरेट करता हूँ, ऑफिस में बुलाता हूँ, बिठाते हैं। ओपन डोर पॉलिसी है हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। खास तौर पे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, हम प्रेफर करते हैं कि भाई असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में बैठे हैं और लोगों को चेयर पे बिठा के उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनको ऑनर देते हैं, और जो उनके लीगल जायज मसाइल होते हैं वो हम हल करते हैं। मेरे पास यहाँ हर असिस्टेंट कमिश्नर के पास तकरीबन लोग जो रोजाना के बुनियाद पे आते हैं ना, वही आते हैं जिनका काम इलीगल होता है, जो काम कभी नहीं होता। तो जब भी नया असिस्टेंट कमिश्नर आता है, फिर वो मुख्तलिफ जगहों से हमें फोन करवाते हैं, जो ऐसे ही हैं वो जो जिनका काम कभी होना ही नहीं है। अच्छा। हाँ, अदरवाइज आप कभी भी देख लें मेरे ऑफिस को, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर द पब्लिक एट माई ऑफिस एज वेल एज इन द फील्ड। मगर ये आपको बात थोड़ी क्लियर कर दूं कि जब मैं फील्ड में होता हूं, खास तौर पे इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हो गया या प्राइस चेकिंग हो गई, तो वहां पे जो इलीगल कोई पार्किंग है या इंक्रोचमेंट है, तो वहां पे मैं किसी की नहीं सुनता, क्योंकि अगर मैं वहां पे अगर किसी की सुनने लगा तो मैं अपना काम नहीं कर सकूंगा। अदरवाइज काफी लोगों ने शिकायत की है कि भाई असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर साकरों का बिहेवियर सही नहीं है। वो फील्ड में इसलिए क्योंकि अगर मैं उनसे मीठी बातें करना शुरू कर दूंगा तो मेरा काम नहीं होगा, क्योंकि मुझे इलीगल पार्किंग हटानी है, इंक्रोचमेंट हटानी है, तो इस तरह काम नहीं होगा। बाकी अगर आप ऑफिस में चेक कर लें तो मैं उनसे उठ के मिलता हूँ, बिठाता हूँ, जो सुनते हैं उनके प्रॉब्लम को हल करते हैं। और मैं ये कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, मगर मेरे ख्याल में मैंने अभी तक यहाँ पे ऑफिस में बैठ के मैं कहता हूँ कि मुझे तकरीबन 10 माह होने वाले हैं, तो मैंने 90% लोगों के काम किए होंगे फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट। माशाल्लाह। आपने मुझे फील्ड में भी देखा होगा, इवन सैटरडे संडे को एट द कॉस्ट ऑफ फैमिली। मेरे बच्चे होते हैं, वो कहते हैं आप अबू सैटरडे संडे पे भी घर नहीं होते, तो मैं कहता हूँ वर्क इज वर्शिप। अच्छा सर, घरों के अंदर या मीरपुर साकरों की पूरी बात करते हैं हम चलते की, इसमें इंक्रोचमेंट की वजह क्या है? क्या ये किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है सर? भाई देखें, आपको पता है मोहनजोदड़ो 5000 साल पुरानी एक सिंध की जो सिविलाइजेशन है, पूरे दुनिया में मशहूर है। वो एज अ टेक्स्ट बुक लेसन्स में यूज होता है ना। वो क्यों मशहूर है? वो इसलिए मशहूर है कि उनके रोड बड़े होते थे, उनके घर बड़े होते थे, खुले होते थे। इस वजह से जो ना वंडर सिविलाइजेशन जो ना है, ये इंक्रोचमेंट जो ना एक असिस्टेंट कमिश्नर की रेगुलर काम करने की फीचर है, हमारा एक कंपोनेंट है। तो हमें वो हफ्ते में कम से कम 1-2 दिन या एक माह में 2-3 दिन मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, करना होता है। चाहे आप कराची हो या पूरे पाकिस्तान में सारे असिस्टेंट कमिश्नर्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मीरपुर साकरों का असिस्टेंट कमिश्नर कर रहा है। डेवलपमेंट देखें, अगर आप रोड बड़ा हो जाएगा तो असल में घारो तहसील जो है ना हमारी मीरपुर साकरों, इसको अल्लाह ने बड़ा नवाजा हुआ है। यहाँ की धरती मैं समझता हूँ कि सोने की धरती है। यहाँ पे आपको भंबोर साइट मिलेगी, आपको किंजर लेक मिलेगी, यहाँ पे आपको हालीजी लेक मिलेगी। यहाँ अभी जो देखें इंडस्ट्रीज बन रही हैं, जिसमें BYD है, आर्मस्ट्रांग है, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है ना। तो मैं समझता हूँ ये अगर इसको मैं मिनी कराची कहूँ तो उससे कम नहीं होगा। तो यहाँ पे VIP मूवमेंट होती है, और हमारे पास इवन फॉरेनर्स आते हैं ना, किंजर लेक पे आते हैं, खालिजी लेक पे आते हैं, बम्बोर साइट पे आते हैं। VVIP मूवमेंट होती है, हमारे मिनिस्टर साहबान आते हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी, आपकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, और उसके अलावा जो आपके स्टूडेंट्स हैं या हमारे पेशेंट्स हैं या रोड एक्सीडेंट होता है। मेरा सिर्फ यही मकसद होता है कि ये जो पब्लिक है या VIP भी, मतलब सिर्फ उनकी बात नहीं होती इसमें, हमारे पेशेंट होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो रोड से गुजरे उनको ब्लॉकेज ना मिले, ट्रैफिक जैम ना मिले। तो इस तरह नहीं है कि मैं कोई कानून से चीज हटके कर रहा हूँ। हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर 4 है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, वो उसका चैप्टर 4 है, उसकी पैरा मेरे ख्याल में 10 या 11 है, अभी मुझे एग्जैक्ट वो पैरा याद नहीं है। वो कहता है कि नेशनल हाईवे के सेंटर से कम 100 फीट पे कोई परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा। तो आप पूरी धाबेजी चेक कर लें, घारो चेक कर लें, लेटेस्ट आप मैंने जहां भी ऑपरेशन किया हुआ है वो 100 फीट के अंदर होगा। ऐसा नहीं है कि मैं 100 फीट क्रॉस करके किसी का जो ना वो घर तोड़ रहा हूँ, किसी की दुकान 100 फीट के आगे जाके तोड़ रहा हूँ, इस तरह नहीं होता। वो भी एनक्रोचमेंट का ऑपरेशन होता है, प्रॉपर नोटिस इशू होते हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाता है। हमारे डिपार्टमेंट जो होते हैं, जो मेरी हेल्प करते हैं, उसमें पुलिस होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स होता है,
FW KTDC होता है, तो वो गवर्नमेंट इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है। पब्लिक इंटरेस्ट में आम लोग भी आ जाते हैं हमारे, और VIP भी आ जाते हैं। ये रोड देखें, आपने अक्सर देखा होगा कि घारों पे ड्राइवर बैठे हुए, ट्रक बीच रोड पे खड़ी हुई है और वो चाय पी रहा है, जनाब चाय पी रहा है, पीछे एम्बुलेंस की आवाज आ रही है, उसको जगह नहीं मिल रही। तो ये कभी कोई नहीं सोचता कि असिस्टेंट कमिश्नर जो ना, वो अगर उनसे थोड़ा मतलब सख्त रवैये से पेश आने का मकसद ये है कि भाई कोई भी ट्रक का ड्राइवर, सुजुकी का ड्राइवर बीच रोड पे कोई गाड़ी खड़ी करके और ट्रैफिक को जाम ना करे। ये किसी एक बंदे के लिए नहीं है, ये पूरी, अगर खुदा न खास किसी का घरों वाले का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी हमारी माँ बहन की डिलीवरी है, तो वो उसको आसानी से क्रॉस तो कर जाए। तो वो उनको जो ना चीज मेरी बुरी लगती है कि भाई असिस्टेंट कमिश्नर में क्यों कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि भाई आप पार्किंग की जगह पे गाड़ी खड़ी कर दें, दुकानदार अपनी पार्किंग दे दे 10 फुट, या होटल वाला 10 फुट दे दे, कार हो, ट्रक हो, बस हो, रिक्शा हो, वो वहां पे खड़ा हो जाए, वो 100 फीट के जो ना वो सेंटर से के दायरे में ना आए। दैट्स वेरी सिंपल। बिल्कुल। अच्छा, काफी लोगों का जहन में मतलब इस तरह की बातें थी कि इंक्रोचमेंट वगैरह हो रही है, वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। अच्छा, इस सैटरडे तक मैं जब तक असिस्टेंट कमिश्नर नबी बख्श सोलंकी से नहीं मिला था, तो मुझे ऐसा लगता था कहीं ना कहीं जो है ना लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। बट जब उनसे मुलाकात हुई इंक्रोचमेंट के टाइम, मतलब ट्रैफिक क्लियरेंस के टाइम, जब मैं उनके साथ था, ईच एंड एवरीथिंग को देखने के बाद ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल चेंज हो गया था। लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं जो पब्लिक के सवाल हैं, वो तो मुझे करने ही है उनसे। खैर, उस तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इस सब इन इंक्रोचमेंट के दौरान काफी ऐसी दुकानें हैं जो टूट चुकी हैं, बिल्कुल, जिनके रोजगार मुतासिर हुए हैं, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का क्या प्लान है? देखें, रोजगार मुतासर करने वाला असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है, ना ही गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। जो अगर कोई बंदा स्ट्रक्चर अपना खड़ा कर रहा है इलीगली, उसको पहले कंफर्म करना चाहिए कि मैं अपनी प्राइवेट लैंड पे हूं या गवर्नमेंट लैंड पे हूं। जो हमारा एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट है वो बना ही इसी पे है कि गवर्नमेंट की जो जमीन है या जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाना है। एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट 2010। तो अब ये तो नहीं है कि कोई बंदा कल कोई केबिन या कोई ठेला लगा के या कोई दुकान गवर्नमेंट के रोड पे बना के खड़ा हो जाए और हम उसको जो ना वो कहें कि भाई ये गरीब है और ये रोजगार चलने दो। रोजगार जो होता है कानून के मुताबिक होता है, इज्जत के साथ होता है। तो मैं दुकानदारों को जाता हूं कि भाई आप रोड पे इंक्रोचमेंट ना करें और आप एक रेंट पे दुकान लें जो रोड के सेंटर से 100 फीट दूर हो और आप इज्जत से जो ना अपना रोजगार करें, हमें कोई इशू नहीं है। मगर ये कहें कि भाई हम जो ना वो इंक्रोचमेंट भी करेंगे, रोड पे बिल्कुल अपनी केबिन खड़ी करेंगे, दुकान वहां पे बनाएंगे। और देखें, आप कल या सैटरडे को मेरे साथ थे तो आपने देखा था कि ट्रक्स जो ना थी ना वो रोड के बीच में खड़ी थी। तो अगर आप कहें, आप देखें, अगर मेरी फैमिली या आपकी फैमिली वहां पे आपकी कार हो या बाइक हो और ट्रक की वजह से पीछे खड़ी हो और आपको कोई इमरजेंसी हो, तो आप कैसे फील करेंगे? तो बंदा जो ना पहले अपने आप को देखे कि भाई अगर ये ट्रक वाला या दुकान जो वाला जो रोड पे खड़ा है, फिर रेड़े, फिर ठेले, फिर ट्रक, फिर रिक्शा, जब किसी की फैमिली वहां से क्रॉस कर रही होती है और उनको जगह ना मिल रही होती है, तो वो उनकी जो रगें हैं ना दिमागी, वो फट रही होती है। तो कभी किसी ने ट्रेवलर्स के लिए नहीं सोचा, जो ना वो जो गुजर रहे होते हैं ना, कोई किसी का डिलीवरी का केस होता है, कोई पेशेंट होता है, कोई जो ना एम्बुलेंस में जा रहा है। मैं कहता हूं कि ये दुकानदार या ट्रक वाले, बस वाले जो कहते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर का बिहेवियर सही नहीं है, वो कभी इसके लिए तो सोचें कि भाई जो पीछे से गाड़ियां आ रही हैं उनमें कोई पेशेंट है ब्लड प्रेशर का, कोई खुदा न खास किसी को हार्ट अटैक हो गया है, किसी की डिलीवरी हो गई है, तो वो कैसे जाएगा? तो मेरा पर्पस यही है कि पेशेंट्स को, स्टूडेंट्स को या जो हमारे ट्रेवलर्स हैं उनका रास्ता बनना हो, उनको फ्री फ्लो मिले ट्रैफिक का। अरे सर, अगर आपकी अपनी कोई दुकान इस ऑपरेशन की आड़ में आ जाती तब भी आपका फैसला यही होता? मैं बिल्कुल तोड़ देता। उसके अलावा मैं आपको छोटा सा मिसाल दे दूं, कल मेरी एक दुकानदार से भी थोड़ी इस बात पे झड़प हुई थी। मैंने कहा था कि भाई देखो, लेफ्ट और राइट साइड गारो गोलाई पे देख लो, अगर 70 फीट से आगे कोई मैंने एक भी दुकान छोड़ी हो तो आप मुझे कहो। मैं अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन करता हूं, जब करता हूं तो अक्रॉस द बोर्ड करता हूं, अगर नहीं करता तो फिर किसी को नहीं करता।
बाकी ऑपरेशन हमेशा अक्रॉस द बोर्ड होता है। अगर मैं कहता हूँ उस ऑपरेशन के दौरान अभी मैं क्या बताऊं, एक्स एमपीए भी आगे खड़े हो गए थे मगर मैं पीछे नहीं हटा था। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी का मतलब नाम लेना, मगर वो जब बंदा काम कर रहा होता है और अक्रॉस द बोर्ड होता है, मेरिट पे कर रहा होता है, तो फिर कोई भी आपको मतलब नहीं हटा सकता कि जब काम मेरिट पे होता है तो फिर कुछ नहीं होता। अच्छा सर, अगर आपको कल गवर्नमेंट ये कह दे कि ये ऑपरेशन रोक दें, लेकिन कानून आपको कहे कि कुछ और कहता हो, मतलब कानून, और गवर्नमेंट कह रही है कि ये ऑपरेशन रोक दें, तब आप क्या करेंगे? कानून को मानेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट कभी नहीं कहती। गवर्नमेंट हमेशा हमारे जो रूल्स एंड लॉज होते हैं ना, जो मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, जो नेशनल असेंबली है हमारी या प्रोविंशियल असेंबली, जो लेजिस्लेशन होती है ना, हम उसी को एग्जीक्यूट करते हैं। हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं। तो जब कानून बन जाता है, गवर्नमेंट कभी नहीं कहती कि ये आप काम ना करो। जो लीगल है, जो लीगल काम होता है उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उसको इवन पॉलिटिशियन सपोर्ट करते हैं। जब भी हमें फोन करते हैं वो कहते हैं एज पर लॉ, वो कहते हैं किसी को इलीगल फेवर नहीं करनी, लीगल फेवर करनी होती है। मतलब लीगल काम करना होता है, मेरिट पे काम करना होता है। जो भी हमारे कानून के बुक्स बने हुए हैं, ये असेंबलीज में ही लेजिस्लेशन होती है, और हम जो ना एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जब ऑफिस में बैठते हैं हम उन्हीं को एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा सर, अगर बाईपास से ये जो ऑपरेशन वगैरह जो हो रहे हैं, बाईपास से अगर ये नुकसान बच सकता है, तो फिर उस पर प्रैक्टिकल प्रोग्रेस नजर क्यों नहीं आ रही? देखिए, बाईपास चलो बन भी जाए मगर ये नेशनल हाईवे है ना, इस रोड का स्टेटस चेंज नहीं होगा। अगर बाईपास बन भी जाए तो रोड का स्टेटस चेंज नहीं होगा। ये नेशनल हाईवे का रोड है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस पे भी दुकानदार जो ना वो हैबिचुअल होते हैं ना, कुछ वो रोड के ऊपर आगे बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। तो फिर अगर बाईपास भी बन जाएगा ना तो फिर वो वहां पे भी एनक्रोचमेंट करेंगे। क्यों? इसलिए गवर्नमेंट ने एक एनक्रोचमेंट एक्ट बना दी पूरी कि ये असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार खान रेगुलर एक्टिविटीज करते रहे, जब भी इंक्रोचमेंट हो उसको हटाते रहे। लेकिन आपने कभी ऐसे प्रैक्टिकल प्रोग्रेस किए हैं अबाउट बाईपास के, बाईपास वगैरह बन जाए ताकि ये शहर में जो इंक्रोचमेंट हो रही है जिसकी वजह से दुकानों में नुकसान हो रहे हैं तो वो बच जाए? अभी मैंने सर्विस रोड के लिए लिखा है एफडब्ल्यू को कि वो सर्विस रोड बना के दें हमें धाबेजी में, घारों में और गुजरों में। बाईपास के लिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि हो सकता है मैं आगे गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूं थ्रू डिप्टी कमिश्नर के घारों को बाईपास मिल जाए, मगर वो होती है ये जो ना पॉलिसी मेकर्स जो हमारे 20 और 21 लीड ऑफिसर होते हैं ना, उनके हाथ में होती है। वहां पे पॉलिसी बनती है। असिस्टेंट कमिश्नर की लेवल तक ये बात नहीं है कि पॉलिसी मेकिंग में हो। जब मैं 20 ग्रेड में अगर पहुंच जाऊंगा तो इंशाल्लाह पता नहीं कहाँ पे हूँ, अगर तब तक घरों में मैं बाईपास नहीं होगा तो हम सोचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, गारों की ट्रैफिक क्लियर करने के लिए परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन ये है कि लोगों में अवेयरनेस हो, सिविक जो ना सेंस हो, एजुकेशन हो। हमारे जो रेढ़े वाला है, ठेले वाला है, ट्रक वाला है, बस वाला है, वैसे ही उनकी जो ना वो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन लेवल तो बहुत कम है ना, वो मैट्रिक लेवल की है या प्राइमरी लेवल की है। वैसे पढ़े लिखे भी हैं, कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट भी ड्राइविंग करते हैं, मगर जब तक हम उनको सिविक सेंस नहीं होगा, सेल्फ, तो इसके लिए जो ना वो सिविक सेंस के लेक्चर हों। बाकी कानून उनको समझ मतलब बहुत कम आता है ना, वो समझते हैं कि ये असिस्टेंट कमिश्नर ऐसे ही यूं ही आगे लोगों को तंग कर रहा होता है। तो उसके लिए मतलब सेल्फ अवेयरनेस, और इसके लिए जो ना कोई अवेयरनेस सेशन हो, क्लासेस हो। ड्राइवर जो ड्राइविंग करते हैं ना उनके लिए मैं कहता हूँ सिविक सेंस की भी कोई टेस्ट होनी चाहिए कि भाई जब ड्राइविंग का लाइसेंस बनाने आए तो उसको ये ना इंक्रोचमेंट के बारे में भी कुछ बताया जाए कि भाई जब पार्क करो गाड़ी तो सही जगह पे पार्क करो गाड़ी को ना। ये है, बाकी उसका कोई हल नहीं है सवाए एजुकेशन या सिविक सेंस के। अच्छा, मैं भी अक्सर गारों को विजिट करता हूँ तो मैंने भी बहुत सी चीजें नोट किया, और आवाम की भी अक्सर यही जो है ना डिमांड रहती है कि एक रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं और दूसरा ऐसा भी होता है कि रॉन्ग में जो लोग आ रहे हैं बाइक्स पे या गाड़ियों पे रॉन्ग में आ रहे हैं, और रॉन्ग आने की वजह खासतौर पर यही है कि हमारे घारो शहर के अंदर कोई यूटर्न नहीं है, जो यूटर्न था वो भी बंद कर दिया गया है। तो इस हवाले से आपके क्या राय हैं, और ये रिक्शा ड्राइवर्स के लिए क्यों अलग से स्टैंड नहीं बनाए जाते? यूटर्न देखें ना, आपको कितने चाहिए गारो सिटी में? गारो सिटी है ही 1 किलोमीटर पे। एक तो मेरे ऑफिस के सामने यहाँ पे कट है, दूसरा घारो गोलाई पे। तो वो कहते हैं कि हमें इंच पे कट चाहिए, तो इंच पे तो गवर्नमेंट कट नहीं देगी। देखें ना, फॉर एग्जांपल आप सिटी जो ना वो यहाँ के लोग कहते हैं भाई RSC घारों के सामने में कट चाहिए। भाई क्यों कट चाहिए? कोई गाड़ी होगी उसको 5 मिनट भी नहीं लगेगी आगे घारो गोलाई से आप यूटर्न लेके आ जाए। लेकिन सर ये चीजें मैंने भी बहुत देखी है, क्योंकि
इस यूटर्न की वजह से लोग जो है ना पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको पता है एक तो महंगाई, दूसरी यूटर्न, लंबे यूटर्न से ये बात नहीं है। लोग इस चीज को नहीं मानते, देखें, क्योंकि एक तो हमारे पास जो है ना ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ गारो गोलाई में मौजूद है। इस तरह अगर ट्रैफिक पुलिस हमारे पास गारो में मौजूद है तो मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा। गारो मतलब ये जो सिटी के लोग हैं वो कहते हैं ये जो दीवार जो ना लगी हुई है फिक्स है रोड को जो दो हिस्सों में बाइफरकेट कर रही है, वो कहते हैं कि ये भी ना हो कि हम जिस तरह आए अपनी मर्जी से जाएं। भाई 1 किलोमीटर भी नहीं है ये घारों से सामने जो है, आप यू टर्न मार के आ जाएं। असल में इशू ये है कि हम थोड़ी तकलीफ नहीं करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि वो ट्रैफिक जैम हो और कानून को फॉलो नहीं करते हम। अगर थोड़ा जो ना 500 मीटर तक गाड़ी चली जाएगी तो उसमें कितना पेट्रोल चलेगा। वैसे ही जो नौजवान बच्चे हैं वो वैसे ही पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, कानून सबके लिए आपको लगता है बराबर है? बिल्कुल बराबर है। कल को कोई एमपी एमएनए या कोई बासर शख्स किसी भी रॉन्ग पार्किंग में, नो पार्किंग पे गाड़ी खड़ी करता है तो आप उसके लिए भी यही एक्शन लेंगे? बिल्कुल लेंगे। मैं जब जाता हूँ जिसकी भी गाड़ी होती है, इवन में पहले लोग कहते हैं कि भाई असिस्टेंट कमिश्नर कैफे इमरान पे नहीं जाता, तो मैं कैफे इमरान पे आधा घंटा खड़ा हो जाता हूँ। वहां पे तो लैंड क्रूजर खड़ी होती है, वहां पे V8 खड़ी होती है, वहां पे रिवो खड़ी होती है, उनको भी मैं हटा देता हूँ। सही। तो कानून सबके लिए, मेरे लिए सबके लिए बराबर है। क्या कभी आप पे किसी सियासी बंदे का प्रेशर है? प्रेशर देखें, मेरी 15 साल की सर्विस है। प्रेशर तो मुझे मिट्टी में भी रहा है, प्रेशर तो मुझे नौकरी में भी रहा है, प्रेशर तो मुझे टंडवादन में भी रहा है। मगर एक नौकरी करने का तरीका होता है, हम उनको कन्विंस करते हैं कि भाई ये जो अगर प्रेशर आता है, अगर इलीगल चीज के लिए आता है तो वो मैं हैंडल करता हूँ, उनको समझाता हूँ, कन्विंस करता हूँ कि भाई ये जो काम आप कर रहे हैं ये नहीं हो सकता। नहीं, कोई ऐसा प्रेशर जिसने आपकी नौकरी को भी जो है ना इफेक्ट किया हो? नौकरी को अल्हम्दुलिल्लाह इफेक्ट नहीं किया। बाकी एक मरतबा मुझे एक तहसील पे अटैक हुआ था, मुझे बिल्कुल मेरे ऊपर अटैक हुआ था, फिजिकल अटैक हुआ था। अच्छा। मगर मैं वो तहसील का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मतलब किसी का मतलब ये फिर बातें खराब होंगी। मगर इस तरह सीन हुए हैं कि मुझ पे मतलब मैं गाड़ी में था, उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी थी, मेरे साथ ड्राइवर था और उन्होंने कार रोक के बिल्कुल अटैक किया था ना। तो हर जो भी बंदा हो उसकी इलीगल चीज हम नहीं मानते। अच्छा, जरा मान लें, कैमरा भी देख रही है आपको, हम भी आपसे सवाल करें, मान ले अभी इसी ऑफिस के बाहर एमपी हाजी अली हसन जरदारी खड़े हैं और वो नो पार्किंग में खड़े हैं, तो आप उस पर एक्शन लेंगे? वो नहीं, वो कभी ऐसा करेंगे ही नहीं। मैं एक मिसाल, अगर करेंगे तो लाजमी सीधी सी बात है, यहाँ पहली बात तो मेरे ऑफिस में यहाँ पे कोई इलीगल पार्किंग है ही नहीं ना, बड़ा स्पेस है। नहीं, ऑफिस के बाहर मैं रोड की बात कर रहा हूँ। वो देखें, अभी खुद मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो अभी गवर्नमेंट का हिस्सा है ना, तो वो अभी अगर आएंगे भी तो गवर्नमेंट उसके साथ होती है, तो वो वैसे ही कोई काम नहीं करेंगे जो ना वो इलीगल हो। उसके जो ना वो पूरी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल होता है, उसका स्टाफ ऑफिसर होता है और उसके साथ पुलिस मोबाइल होती है, तो वो इस तरह कोई भी काम नहीं करेगा जो इलीगल हो। अच्छा, काफी लोग एक और भी सवाल करते हैं जो अवामी लोग सामने नहीं कर सकते, पीठ पीछे तो बहुत सारे लोग करते हैं कि फलां बंदा फलां का रखा गया है। काफी लोगों पे ये सवाल है कि असिस्टेंट कमिश्नर नबी अख्तर सोलंकी जो है ना, एमपी हाजी अली हसन जरदारी का रखा गया एक टीवी है जिसका रिमोट कंट्रोल हाजी अली हसन जरदारी के हाथ में, तो इस पर आप क्या कहते हैं? ऐसी बात नहीं है। देखें, वो जो भी हमारे एमपीए हैं, एमएनएज हैं, लोगों को असल में मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो समझते नहीं है। देखिए, जो भी मिनिस्टर एमपी एमएनए होता है उसको कौन चुनता है? इलेक्शन में कौन चुनता है? मैं तो नहीं चुनता ऐसे। वो देखें, डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी है पावर ऑफ पब्लिक। जो आपको वोट देके जो ना एमपीए, किसी भी एमपीए को आप जो ना इलेक्शन में जितवा के वो असेंबली में बैठता है। जब वो असेंबली में बैठ जाता है तो असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तियार खान और डिप्टी कमिश्नर जब वो मिनिस्टर बनते हैं तो एक गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है ना, वो खुद गवर्नमेंट है, तो हमें उनकी बात माननी पड़ती है क्योंकि वो है ही अवामी ताकत है ना। तो अवाम जब उनको, डेमोक्रेसी का मकसद ये डिक्टेटरशिप तो है नहीं। डेमोक्रेसी जो होती है तो उसमें तो ताकत तो आवाम की होती है, मिनिस्टर एमपी एमएनए। ये तो मैं हर जगह जाता हूँ तो लोग वही कहते हैं, जिस तहसील का एमपी एमएनए होता है वो कहते हैं कि ये इस एमपी एमएनए ने रखवाया है और ये रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में। तो इस तरह नहीं है, वो बिल्कुल हमारी बातचीत होती है लोगों के मसाइल हल करने के लिए ना। जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, एमपीए एमएनए या मिनिस्टर, वो हमें कहते हैं कि भाई ये जो इसका लीगल काम है ना वो कर दो, क्योंकि वो उनको वोट देते हैं। वोट असिस्टेंट कमिश्नर को नहीं मिलते, वो डिप्टी कमिश्नर को नहीं मिलते, एसपी को वोट नहीं मिलते।
वो जो लेजिस्लेशन करते हैं, कोई भी कानून पास करते हैं, वो हम एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसे समझ गए? तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरा जो ना असिस्टेंट कमिश्नर का रिमोट किसी और के हाथ में हो। जो जायज लीगल काम जिस भी एमएनए के होंगे, एमपीए के होंगे, इवन आम किसी भी पाकिस्तानी बंदे के होंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, रिलीजन और जो ना वो क्रीड, या भाई ये सिंधी है, उर्दू है, या ये पंजाबी है, मेरे लिए सब बराबर है। चाहे नॉन मुस्लिम हो, चाहे एक क्रिश्चियन हो, किसी भी मजहब से काम उसका जेन्युइन होगा, हम कर देंगे। गुड, नाइस। अच्छा सर, काफी ऐसी सोसाइटीज हैं हमारे आसपास में जिनको पहले प्राइवेट लोगों से ये बोलकर लिया गया था कि ये गवर्नमेंट की जगह है, लेकिन अब उन्हीं सोसाइटीज पर जो है ना प्लॉटिंग्स हो रही हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या अपना मौकिफ देंगे? मैं समझा नहीं, ये प्लीज रिपीट कर देंगे। कुछ ऐसे सोसाइटीज हैं आसपास में, आप उनको ये बोलकर लिया गया था कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं और उन पर बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट के बोर्ड लगाए गए थे पहले, और उन्हीं सोसाइटीज पर अब जाकर जो है ना प्लॉटिंग्स हो रही हैं, तो इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़? कौन सी सोसाइटीज, उनका नाम ले फॉर एग्जांपल। मैं काफी ऐसी सोसाइटीज से आसपास में आप बात सुने, जो मेरे इल्म में है ना, जैसे एमके सोसाइटी है, वो उनके कागजात बने हुए हैं। तो जो सुन ले मेरी बात, मेरे इल्म में चीज है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट की होगी तो हम उस पे फौरन एक्शन लेंगे। आप नाम ले लें कि जो भी सोसाइटी, फॉर एग्जांपल ना, आप कह रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट की हो और वहां पे कोई चीज बन रही हो। और दूसरी बात ये होती है कि जो लोग होते हैं ना, अगर कहीं पे एडवर्टाइज हो रही है, फॉर एग्जांपल एक यहाँ के कोई फहीम नाम का बंदा है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी ने दुकान पे एडवर्टाइज लगा दी और वो एक टेबल पे एक नक्शा लग दिया और वो सेल हो रहे हैं प्लॉट वहां पे। तो मुख्तियारकार ऑफिस और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस क्यों बनाई गई है? अगर वो इस तरह से लोग हमसे कंफर्मेशन करनी है, क्योंकि जब मुख्तियारकार ऑफिस से सेल सर्टिफिकेट निकलता है, अगर आप कोई जमीन सेल कर रहे हो तो आपका सेल सर्टिफिकेट निकलेगा तो कोई दूसरा बंदा उसको खरीद पाएगा। तो पहले तो लोगों को हमारे ऑफिस आना है, मुख्तियारकार ऑफिस में कंफर्म कर लें कि जिससे हम जमीन खरीद कर रहे हैं कि उसकी जमीन है या नहीं है। फहीम की जमीन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस मीरपुर साकरो में और मुख्तियारकार के ऑफिस में है कि नहीं है। वो बगैर हमसे पूछे वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्राइवेट जमीन, फिर आके कहते हैं कि सर हमें कब्जा नहीं मिल रहा एसी के पास, मुख्तियारकार के पास, डीसी के पास। तो मैं उनसे यही सवाल करता हूं कि भाई जब आप जमीन खरीद रहे थे तो आपने एसी से पूछा था क्या? उस एग्रीमेंट में एसी था? वो करा था नहीं। तो मैंने कहा जब हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम ये है कि जो भी बंदा अपनी जमीन प्राइवेट सेल करेगा तो वो मेरे पास एप्लीकेशन लेके आता है कि हमें सेल सर्टिफिकेट चाहिए, हम फौरन सेल सर्टिफिकेट निकाल के देते हैं। फिर वो चले जाते हैं सब रजिस्ट्रार के पास, वहां से रजिस्ट्री होती है, जिसको भी भेज देता है वो हमारे पास आते हैं, हम उसको एंट्री कर देते हैं। तो लोगों को काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कंफ्यूजन है। तो मैं आपकी इस प्रोग्राम के थ्रू तहसील मीरपुर साकरो और जो भी पाकिस्तान में है हमारे जो आवाम सुन रही है, उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चीज आप खरीदते हैं पहले मुख्तियारकार ऑफिस, उस तहसील के मुख्तियारकार ऑफिस से कंफर्म करें कि उस बंदे की ओनरशिप है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल ये गाड़ियां खड़ी हैं फॉर एग्जांपल बाहर, तो आप हो सकता है कोई गाड़ी चोरी की हो, तो वो एटीओ ऑफिस से पहले कागजात चेक किए जाएं कि ये कागजात इस गाड़ी के हैं कि वे नहीं है। तो ये सीन है। आवाम फिर वो आते हैं कि सर हमने इससे जमीन ले ली और ये अभी मुझे कब्जा नहीं मिल रहा, मुझे पैसे नहीं मिल रहे। भाई आपने असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियारकार से पूछ के तो कोई जमीन नहीं ली थी, वो तो हम नहीं थे ना, उसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे। जब जिससे ली है वो जब वो होती है प्राइवेट, उनका जो ना एग्रीमेंट होता है प्राइवेट, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है उनकी प्राइवेट होती है ना। हमें नहीं पता होता कि ये इसने 1 लाख में ली है या 1 करोड़ में ली है, कोई 1 एकड़ या एक दुकान। जब हमारे पास लोग आते हैं भाई मुझे भेजनी है एनओसी फॉर सेल सर्टिफिकेट, हम इशू कर देते हैं, सिंपल। बेसिकली मैंने भी ये चीजें देखी थी और काफी पब्लिक के सोशल मीडिया में भी प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत सी ऐसी चीजें देखी हैं कि एमके सोसाइटी जो बनी हुई है और उसके अलावा फिल्टर में एक एसन ग्रीन सिटी आपने सुनी होगी, देखी होगी, वो बनी हुई है। इन पर बाकायदा तौर पर एक टाइम पे सिंध गवर्नमेंट का जो है ना बोर्ड लगाया गया था। देखिए वो किस टाइम बोर्ड लगाया गया था अभी मुझे नहीं पता, मगर अभी एसन सिटी के भी बिल्कुल पूरे कागजात बने हुए हैं, बिल्कुल उनकी जो ना वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी टाउन प्लानिंग से, और हमारे पास उनकी एंट्री है बिल्कुल जेन्युइन। अच्छा सर, किसी भी गैर कानूनी सोसाइटी के पीछे कोई बासर शख्स हो तब आप भी उस पर एक्शन लेंगे? बिल्कुल, देखें वो हम सोसाइटी डिमोलिश कर देंगे ना। बासर होगा तो हम बासर, ये सिविल केस होता है तो हम उसको कोई जो ना वो सजा नहीं देंगे कि वो जेल चला जाए, मगर वो सोसाइटी हम जो ना वो डिमोलिश कर देंगे। अगर कोई है आप कोट करें, आप मुझे बताएं कि कौन सी है। इंशाल्लाह साथ हैं जी पब्लिक के साथ। खैर सर, इस वक्त जो है ना हम लोग अपने रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। रैपिड फायर मतलब आपने सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है या कोई इस तरह के जवाब देना है जो बिल्कुल छोटे से मुख्तसर से जवाब हो।
सबसे मुश्किल फैसला? मुश्किल फैसले मैंने बहुत किए हैं यार अपनी सर्विस में। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, बहुत सारे मुश्किल फैसले किए हैं। जब एग्जीक्यूशन होती है ना फील्ड में, मैंने अपनी जिंदगी की बाजी लगा के भी वो काम किए हैं फील्ड में। वो जैसे आपको मैंने बताया मुझे हमला भी हुआ था एक जगह पे, तो वो कुछ इस तरह की एग्जीक्यूशन थी कि लोगों से वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मगर मेरी अगर आप प्रोफाइल चेक करेंगे ना, हिस्ट्री तहसीलों में, अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे कि मैं मिट्टी में कैसा था, मैं छाछरों में कैसा था, मैं उमरकोट में कैसा था, या कुछ और तहसीलें हैं जहाँ पे ये इश्यूज हुए थे, मैं उनके जानबूझ के नाम नहीं ले रहा। तो अगर आप मेरे तकरीबन 15 से 17 तहसीलों पे काम किया है। अच्छा, माशाल्लाह। ये एक रिकॉर्ड भी है कि 15 साल में इतनी तहसीलों पे काम करना ना, तो प्रेशर बहुत जगह पे आया है। जो वहाँ पे मुश्किल मसाइल डिसीजन होता है एग्जीक्यूशन, और अल्हम्दुलिल्लाह आई प्लान बिफोर एग्जीक्यूशन। और एक मैंने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हुई है, मेरा सीएसएस और पीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो मुझे एग्जीक्यूशन दी ना वो गयासुद्दीन बलबन की जो ना वो बड़ी पसंद थी। तो मैं कोशिश करता हूँ जब फील्ड में हूँ, इस तरह नहीं है कि वो तो एक यूं कहें कि डार्क एजेस या मेडिवल टाइम था, वहां पे तो वो लोगों को मार भी दिया जाता। मेरा मकसद ये नहीं है, मगर मेरा ये मकसद है कि जिस तरह इंक्रोचमेंट हो तो वो वहां पे बिल्कुल सख्ती उस गयासुद्दीन बलबन की टाइप करके ना वो मैं अपनी गवर्नमेंट की रिट बहाल कर दूं। उसके लिए एक हिस्टोरियन था, बलबन के लिए कहा था, फियर ऑफ गवर्निंग द पावर which is the basis of all good government and source of glory and splendor of all state had departed from the hearts of all men and country had fallen into the wretched condition। तो जब वो आया था ना, तो उस टाइम सूरत हाल बड़ी खराब थी। तो उसने अपनी एग्जीक्यूशन से, उसकी पहली पॉलिसी ये थी कि रेस्टोरेशन ऑफ रॉयल अथॉरिटी। तो मैं जहां भी जाता हूं, जब मैं मुख्तियार कार था तो मैं ये कहता था कि रेस्टोरेशन ऑफ मुख्तियार कार स्टेटस। अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूं, तो लोगों को पता हो कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। उसकी रेस्पेक्ट, उसकी ऑनर, उसकी डिग्निटी, जो रिट है गवर्नमेंट की, उसको बहाल करने के लिए मैं आखिरी हद तक जाता हूं एग्जीक्यूशन के लिए ना, जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट हो और पब्लिक इंटरेस्ट हो। घरों को एक लफ्ज में बयान कीजिए, और उसके बाद यूथ को एक छोटा सा मैसेज कैमरे में देख कर दीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह हम काम की तरफ। घारो मैं समझता हूँ एक जो ना सोने की धरती है। अल्लाह ने घारो के लोगों को बहुत नवाजा हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये मिनी कराची है, इंडस्ट्रियल एरिया है। और मैं कहूँ कि ये जिस तरह लोग कहते हैं ना यूएसए में इमिग्रेंट्स आते हैं, तो घारों में अब जो ना सारे तकरीबन पंजाब से लोग इधर हैं, बलूचिस्तान से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, कराची से हैं, लाड़काना से हैं, दादू से हैं, ठट्टा से, मतलब बदीन से हैं। तो सारे जो ना पाकिस्तान के लोग इधर घरों में, अल्लाह ने घरों को बड़ा नवाजा है। इसको मैं कहता हूँ कि सोने की धरती, एक लफ्ज में ना। अपना आखिरी मैसेज यूथ के लिए आपने कैमरे में देख के देना है। यूथ के लिए बस मेरा यही सिंपल मैसेज है कि यहाँ पे इस तरह बातें चलती हैं कि पाकिस्तान में मेरिट नहीं है। पाकिस्तान में 100% मेरिट है। और मैं चाहूँगा कि जो हमारी यूथ है जिस भी फील्ड में जाए मेहनत करे। और ख़ास तौर पे मैं सीएसएस और पीसीएस जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, उनको एक मैसेज दूंगा कि पढ़ें। उसके लिए एक बेकन है, 16 सदी के हमारे ना एसेस थे, उनकी एक ऑफ स्टडी में एक लाइन है, मैं वो शेयर करूंगा आपके साथ। रीडिंग मेक्स मैन परफेक्ट, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस रेडी मैन। ये एक मैं कहता हूँ मेडिसिन है कि हमें जो सीएसएस का स्टूडेंट है वो कम से कम 8 घंटे डेली पढ़े और 6 घंटे लिखे। ये सीएसएस और पीसीएस इस तरह है कि 12 पेपर होते हैं। हमारे टाइम में तो डेली 2 पेपर होते थे। 6 दिनों में आप 12 पेपर दें, और एक पेपर में तकरीबन 22 पेजेस होते थे। अगर आप 22 पेजेस को मल्टीप्लाई करेंगे 6 जो ना 12 से या 6 से, ये तो अंदाजा करें कितने पेजेस हैं। तो ये फ्री ऑफ एरर्स चाहिए वहां पे जो चेक करते हैं ना। तो उसके लिए राइटिंग इज इम्परेटिव, ऑब्लिगेटरी। ड्राफ्टिंग जो हमारी है ना, वो रोजाना की बुनियाद पे 6 घंटे पे नहीं करेंगे, वो सीएसएस और पीसीएस क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो उसमें आपको पता है सीएसएस और पीसीएस जो क्वालिफाई करते हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, वो 2% होते हैं, वही क्वालिफाई करते हैं।
जो ड्राफ्टिंग करते हैं। CSS और PCS की तैयारी जस्ट लाइक गेम है, जिस तरह क्रिकेट की गेम है। अगर मैं अभी कहूँ कि वसीम अकरम और वक़ार यूनुस जाके हमें नेक्स्ट वर्ल्ड कप जितवाएं, तो वो नहीं जितवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्लेयर्स तो हैं मगर वो प्रैक्टिस में नहीं है अभी। तो जो भी आप दुनिया की फौजें देखेंगे वो सुबह 4-5 बजे उठ के प्रैक्टिस करती हैं कि किसी भी टाइम अगर जंग हो जाए तो हम दुश्मन को फेस करने के लिए तैयार हो जाएं। तो CSS और PCS की जंग जीतने के लिए 6 घंटे पढ़ना लाजमी और लिखना लाजमी है। और जो दूसरे मेरे क्रिटिक्स हैं उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। शेक्सपियर की जो ना वो लाइन्स हैं ड्रामा हेमलेट में, गिव एवरी मैन thy ear but few thy voice, take each man's censure but reserve thy judgment। थैंक यू। इस बात से मुझे यूसुफ बशीर कुरैशी का एक छोटी सी उनकी लाइन याद आ गई कि जिंदगी की दौड़ में सबके सभी मर गए, जिंदगी की दौड़ में सबके सभी मर गए, जो जीत दिए वो रह गए, जो रह गए वो मर गए। तो सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे सारे सवालों का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। आपका ये कोऑपरेशन मुझे याद रहेगा। इंशाल्लाह ताला आपका जो मैसेज था यूथ के लिए वो इंशाल्लाह यूथ को मोटिवेट करेगा। इंशाल्लाह ताला वी विल वर्क टुगेदर फॉर गारो यूथ। इंशाल्लाह ताला हम साथ काम करेंगे इस पर। और मैं तमाम तर जो मुझे देखने वाले व्यूअर्स हैं मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि मेरा सैटरडे तक वाकई में सैटरडे तक ना मेरे माइंड में ना ऐसा था कि हाँ असिस्टेंट कमिश्नर नबी बख्श सोलंकी वाकई में लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। लेकिन सैटरडे में उनके साथ घूमने से पूरे गारो गोलाई तक जाने से पता चला, जब ट्रैफिक उन्होंने जिस तरीके से मेरे साथ मिलकर क्लियर करवाया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। और इस पॉडकास्ट से वाकई में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से उनकी स्ट्रगल लाइफ थी, मैं जो जब से इस पॉडकास्ट वाली लाइफ में आया और उसके अलावा और भी मैं सोशल सिस्टम में जब से आया हूँ, मुझ पर भी काफी क्रिटिसिज्म हुए। तो ना एक बात जिंदगी में याद रखिए, तनकीद आप पर वही करता है जिसने सारी जिंदगी खुद कुछ नहीं किया। तनकीद हमेशा आपको वही करेगा। जिसने अपनी 25-30 साल की उम्र जिंदगी गुजार ली है और उसने कभी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, वो आप पे तनकीद करेगा। वो कहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया तो इसको मैं क्यों कर रहा हूँ। सर ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, खैर सर थैंक यू। जो नाकाम लोग होते हैं वो ही क्रिटिसाइज करते हैं। और क्रिटिसिज्म के आपको पता है, जब मैं पढ़ता था तो क्रिटिसिज्म हमारा एक लिटरेचर में एक पूरा सब्जेक्ट था ना। तो क्रिटिसिज्म में ये है, 2 एक्सपेक्ट होते हैं। आप पहले उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट लेके आए। किसी का भी आप जो ना वो जब क्रिटिसाइज करें उसको, तो पहले चाहे एक भी तो पॉजिटिव पॉइंट होगी ना उसकी, तो पहले वो लिखें, चाहे फिर आप 100 नेगेटिव पॉइंट लिखें, फिर आप उसके लिए रेमेडीज दें, सजेशन दें कि भाई आपको क्या करना है। तो आई विल ऑलवेज वेलकम एंड अप्रिशिएट the remedies, suggestions, recommendations of the public of the Talka Mirpur Sakro. Thank you so much, sir. Irrespective of any party or any, whether it's a rickshaw driver, truck driver, I will always welcome their legal and positive suggestions, recommendations. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much जिन व्यूअर्स ने हमें यहाँ तक देखा है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप तमाम यूथ को और व्यूअर्स को इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ मैसेज जरूर मिला होगा। और सबसे पहले तो मैं उन क्रिटिसिज्म जो क्रिटिसाइज करते हैं हमें या नबी बख्श सोलंकी साहब को, खैर उनको भी ये पता चल गया होगा कि इंप्रूवमेंट क्यों हो रहा है, ट्रैफिक क्लियरेंस क्यों हो रहा है, सारी चीजों को पता चल गया होगा। खैर थैंक यू सो मच। अगर आप इस तरह के पॉडकास्ट मजीद देखना चाहते हैं जिसके अंदर खुलकर बात हो, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि आपको और मजीद पॉडकास्ट मिल सकें और खुली कचेरियां मिल सकें। थैंक यू सो मच। मैं था आपका होस्ट हुसैन लशारी और आज हमारे साथ थे हमारे मेहमान असिस्टेंट कमिश्नर नबी बख्श सोलंकी। मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।